एक महिला अपने पति को फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद उसने कहा एक डिमांड कहती है और फिर जब डिमांड सुनता है पति तो वह मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए सीधे वह मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद इंतजार कर रहा होता है जब यहां से सब ग्राहक चले जाएंगे तो उसके बाद वह अपने सामान का डिमांड करेगा। दरअसल जब वो उसके पास मेडिकल स्टोर के पास जब कोई लोग बचते नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाले पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। तब वह थोड़ा शर्माता और शर्माते हुए बस बात कहने की कोशिश कर रहा होता है, हिचक रहा होता है। तभी मेडिकल स्टोर वाले पूछता है कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, आप यहाँ पर काफी देर से खड़े हुए हैं। तब उसने कहा कि भाई साहब मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। जैसे ही शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है तो मेडिकल स्टोर वाला अपने स्टोर में जाता है और फिर अपनी गोलियों का एक पूरा रेपर ला करके उसके सामने रख देता है। और जैसे ही गोलियों का रेपर उसने अपने हाथ में लिया तो उसने कहा कि भाई साहब ये कम रह जाते हैं और वैसे भी यहाँ पर बार बार आना अच्छा नहीं लगता है और बार बार जब यहाँ पर अधिक लोग होते हैं उन सबके सामने ये सब मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिरकार थोड़ी सी तादाद बढ़ा दो और ज्यादा गोलियां मुझे दे दो। जैसे ही मेडिकल स्टोर वाले ने यह बात सुनी तो मेडिकल स्टोर वाले ने उससे ज्यादा तादाद में गोलियां दे दी। अब इन गोलियों को लेकर के वह व्यक्ति अपने घर जाता है और खाना खाता है, पत्नी के साथ वह सोता है और उन गोलियों को खाने के बाद अब जब अगला दिन निकलता है तो पत्नी की आंख तो खुल जाती है लेकिन पति तो सोता हुआ रह जाता है। और यहीं से जब उस व्यक्ति की मौत की खबर जब चारों तरफ फैलती है तो उस व्यक्ति का कफन दफन होता है, यानी कि उसका दफनाया जाता है। और दफन होने के बाद लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं और तब यह पता चलता है कि दरअसल इस व्यक्ति की साधारण मौत नहीं बल्कि इसका कत्ल हुआ है। और कत्ल के पीछे आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करो। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना लगता है बिठूरी और बिठूर थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है ध्रुव नगर। दरअसल 19 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा कि एक घर से बहुत जोर जोर से रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। और जैसे ही वह महिला रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, नाम उसका सबाना होता है। अक्सर इस घर से इस तरीके की आवाजें कभी नहीं आई। आसपास के लोग जो होते हैं वह जाग जाते हैं और मौके पर लोग जब पहुंचते हैं, जब उससे दरवाजा खुलवाया जाता है और दरवाजा खुलने के बाद पता चलता है कि उसकी पति की मौत हो चुकी है। उम्र लगभग उसके 45 साल के आसपास होती है। इस महिला का रो रो करके बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। वह अपने रोते हुए यानी कि सगे भाई अपने सलीम को फोन करती है और सलीम को फोन करते करते हुए कहती है कि भैया तुम्हारे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे बहनोई मर चुके हैं। और जैसे ही उसने अपने सगे भाई को अपने पति ही की और अपने ही पति की मरने की सूचना दी तो उसका जो साला होता है सलीम, अब वह तुरंत ही मौके पर पहुंच जाता है और यहां पर आकर के देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लगा हुआ है। उसकी लाश खाट पर पड़ी हुई है, चारपाई पर पड़ी हुई है। और इसी बीच में वह सब कुछ देखते हुए पुलिस को इतला करता है, फोन करता है। बिठूर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद अब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेने से पहले जो पंचनामा की एक कार्यवाही होती है वह कर रही होती है। उस व्यक्ति का जो शरीर होता है, जो कपड़े पहने हुए थे, जब उसको देखा जाता है, तलाश किया जाता है तो उसके कपड़ों के अंदर से 8 रेपर निकलते हैं और 8 के 8 रेपर वह खाली हो चुके होते हैं और वह 8 का 8 रेपर जो होते हैं वह शक्तिवर्धक गोली के होते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी जो सवाना से कहा जाता है कि ये 8 रेपर खाली है, इसकी जेब में ये कैसे है, क्या बात है, कहीं रात को इनको जेब में रख करके ही सोया हुआ था। जब इस तरीके की बात की जाती है तब वो अपने कहती है कि मैंने अपने पति को फोन किया था कि रात को कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लिया ना, क्योंकि जब वह शक्तिवर्धक गोलियां खा करके उसके साथ संबंध बनाते हैं तो उसको अच्छा लगा करता था, तो वह कभी ऐतराज नहीं किया करता था। उसने अपने पति की खुशी के लिए जब कभी ऐतराज नहीं किया, जब उसको अच्छा लगा करता था तो वह वैसे वैसे उसके साथ खुश रहा करती थी। जैसे ये बात पुलिस सुनती है तो लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद लाश मौके पर आती है। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कफन दफन होता है और सुपुर्दे खाक में बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं और यह पूरी खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया था और उन शक्तिवर्धक गोलियों को खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इसके लगभग 24 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे का समय ही बीता होता है कि पुलिस के पास पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वह आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत शक्तिवर्धक गोलियां खाने की वजह से नहीं बल्कि इसकी मौत हुई है गलत दबाने से। अब गलत दबाने के बाद पुलिस को हजम नहीं हो रही होती है, पुलिस यह सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी सलीम को फोन किया जाता है, जो अमित का साला होता है, उससे पूछा जाता है कि यह क्या मामला है। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गलत दबाने की पुष्टि हो रही है, आखिरकार इसका कौन गलत दबा सकता है और क्यों दबाएगा। जब इसे पूछा जाता है सलीम से कि यह उत्तर प्रदेश के जिला औरैया का एक इलाका लगता है देवियापुर और यह देवियापुर का रहने वाले होते हैं।
आज से लगभग 20 साल पहले इन्होंने अपने उस इलाके को देवियापुर को छोड़ने के बाद यह सीधे कानपुर आ जाते हैं और कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मोहल्ला ध्रुव नगर में अपने मकान बनाते हैं और यहीं पर रहने लगते हैं। इनकी जब शादी होती है तो इसकी बहन से, जिसका नाम सवाना होता है, और यहाँ पर आने के लगभग 3 साल के बाद उनका एक बेटा भी पैदा हो जाता है। उस बेटे की उम्र लगभग 16.5 या 17 साल के आसपास रही होगी। जब इस महिला से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह है, तब महिला जो होती है कुछ बातें सही नहीं बता रही होती है। तभी पुलिस उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लेती है और साथ ही जो आबिद अली मर चुका होते हैं, उसको सुपुर्दे खाक कर चुके होते हैं, उनका भी मोबाइल कब्जे में ले लिया जाता है और दोनों मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है। जो ये आबिद अली होता है उसके मोबाइल के तो कॉल डिटेल में कोई ऐसी खास सस्पेंस वाली बात नहीं आती है, लेकिन जो सवाना का जो मोबाइल होता है उसमें एक लड़के से वह बहुत ही ज्यादा बातें किया करती थी और उस लड़के की उम्र लगभग उस महिला से 20 साल कम होती है, यानी कि 20 साल छोटा। अब वह सलीम से, यानी कि साले साहब से पूछा जाता है कि इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, क्या यह हाविद का रिश्तेदार है या फिर सवाना का रिश्तेदार है। ना ही वो आबिद का रिश्तेदार होता है, ना ही सवाना का रिश्तेदार होता है। लेकिन सवाना और रेहान की बहुत ही ज्यादा बातें हुआ करती थी। अपने से छोटे 20 साल छोटे उस लड़के से बातें होती थी। जब पुलिस ने इस बारे में पूछना शुरू किया, पुलिस ने जब उस लड़के को हिरासत में लिया, वह हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करना शुरू कर दी, तो सवाना से भी पूछताछ करना शुरू कर दी, तो चौंकाने वाली बात निकल करके सामने आती है। दरअसल साल 2024 की शुरुआत की बात होती है। शुरुआत में ही ये सवाना नाम की जो महिला ने, जो जिसकी उम्र लगभग 42 या 43 साल के आसपास रही होगी, उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई हुई रखी होती है। इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद जब वह 20 या 22 साल के आसपास की रही होगी, तो उस वक्त ही उसकी जितनी भी फोटोग्राफ्स होते हैं वह बारी बारी से इंस्टाग्राम पर वो फोटो को अपलोड कर दिया करती थी। और एक दिन जब इस रेहान उर्फ तालिब, जो कि दिल्ली में रह करके ऑटो चलाया करता था, यह इंस्टाग्राम के पन्ने पलटते पलटते कब सवाना नाम की आईडी आ जाती है, वह वहां पर रुक जाता है और फिर उनके फोटो को लाइक किया करता था, कमेंट करना शुरू कर दिया करता था। और एक दिन उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है और फिर उसने मैसेज किया और मैसेज करने के बाद दोनों के बातें करने की सिलसिला शुरू हो जाती है। एक दूसरे को फोन नंबर का आदान प्रदान शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बात करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब सवाना का मन किया तो उसने रेहान से कहा कि आज मिलने आ सकते हो, मैं कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में रहने वाली होती हूँ। उसने कहा कि तुम्हारा पति, उसने कहा कि मेरा पति मेलों में जाकर के झूले लगाता है, वह कई कई दिनों तक घर से बाहर ही रहता है, उसका जो बेटा है वह पति के साथ रहता है और अक्सर वैसे भी पति भी जो होता है वह मामा के साथ भी रहता है, यानी कि सलीम के साथ भी वे लोग रहा करते थे। पति जो होता है घर से बाहर रहा करते थे, यानी कि तुम्हें घर पर आने के लिए कोई एतराज नहीं, यानी कि उससे मिलने के लिए इसके पास एक बेहतरीन मौका होता है। लेकिन रेहान ने सवाना को जब देखा तो उनके जो फोटो होते हैं, फोटो से वह लगभग 20 साल बड़ी दिख रही होती है। फोटो में कुछ छोटी दिख रही होती है और मौके पर बड़ी दिख रही होती है। लेकिन उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि इन दोनों के बीच में जो उम्र की दीवार होती है वह छोटी पड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल करके जब उनकी दोस्ती जो होती है काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। बताया यह जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब इन्होंने लगभग 3-4 बार ऐसे मिलने का जो मौका होता है जुटाया होता है। तभी सवाना ने अपने पति के बारे में बताया कि वह मुझे बहुत बुरी तरीके से मारता है, पीटता है, मैं अलग रहना चाहती हूँ, लेकिन वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ ही रखना चाहता है और फिर मेरा बेटा इसलिए अपने मामा के साथ रह रहा है और मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। जब बात छुटकारा पाने की आती है तो रेहान से कहा जाता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, तो रेहान कहता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ। रेहान का एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास होता है। विकास बदायूं के तकरारा गोविंदपुर ध्रुवी मोहल्ले का रहने वाला होता है। साल 2019 और 20 की दिल्ली में रह करके विकास और रेहान दोनों ही ऑटो चलाया करते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद इसने अपना एक नया काम ढूंढ लिया, जो कि पंजाब में लुधियाना में किसी के यहाँ खाना बनाया करता था। इस व्यक्ति ने, जो विकास नाम का जो लड़का होता है, दोनों की उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास के रहे होंगे। लेकिन रेहान ने जब विकास से बात कही तो विकास से कुछ पैसों की जरूरत होती है और वह कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो वह पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने से एक काम करना पड़ेगा। यानी कि उसे एक महिला से प्यार है और उसका जो पति है हम दोनों के प्यार में रोड़ा बन रहा है, उसे रास्ते से हटाना होगा। अब यहाँ पर रेहान ने विकास से बात की और विकास से बातचीत होने के बाद फिर सवाना को बताई। सवाना ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त तैयार है तो उसको लेकर के आ जाओ। 17 जनवरी 2025 को यह कानपुर पहुंच जाते हैं और घंटा घर के पास एक होटल पे रुकते हैं और 18 जनवरी की सुबह की बात होती है जब सवाना होटल पहुंचती है और वह 20,000 रुपये लेकर के आती है और 20,000 रुपये देखने के बाद उसको लगता है कि विकास को कि यहाँ से मेरी ऑटो खरीदने की जो ख्वाहिश है वह पूरी हो जाएगी और फिर इसके लिए वह बताती है कि तुम्हें अब आगे क्या करना होगा। और जैसे जैसे रास्ता बताया होता है वैसे वैसे वह मान जाते हैं दोनों। और फिर रात 18 और 19 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा
कि ये रेहान जो होते हैं वो अपने दोस्त विकास को लेकर के वहां पर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे को धक्का देता, दरवाजा खुला होता है, यानी कि कोई मशक्कत, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहां जाकर के देखते हैं कि इसने अपने पति को पहले तो खूब सारी शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसको गोलियां दी और फिर कहा कि ठीक है, उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी कि संबंध बनाएंगे। लेकिन शायद उसको इस तरीके का मौका नहीं मिल पाता है। वह शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है। रात के 1 बजे के आसपास जब रेहाना और विकास उसके घर आता है, या शबाना उसके अंदर इतना ज्यादा पावर कहां अचानक से आ जाता है कि वह अपने ही पति के सीने पर बैठ जाती है और विकास गला दबाता है और फिर यह दोनों मिलकर के उसके हाथ और पैर दबा देते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक यह जो जद्दोजहद उसके साथ की जाती है, यानी कि आबिद अली का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है और इसके बाद आराम से इत्मीनान से मौका देख करके वह रेहान और विकास यहां से चले जाते हैं। और फिर जाने के बाद जब दिन निकलता है तब शबाना नाटक करना शुरू कर देती है। नाटक वह इस तरीके से करते कि जिस तरीके से उसके पति के मरने से बेहद ही ज्यादा अफसोस होता है, वह रो करके अपने सगे भाई यानी कि सलीम को फोन किया। सलीम जो अपने भांजे यानी कि सलमान को लेकर के मौके पर पहुंचता है और अपने बहन को रोते हुए देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता है कि जिस घर से हमेशा लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी, कि आखिरकार उसकी बहन इतना अच्छा और फिर इतना अपने पति के मरने का इतना ज्यादा अफसोस क्यों कर रही है। उसे शक होता है, तभी वह पुलिस को फोन कर देता है, यानी कि सलीम फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाता है। उसको पहले ही दिन से, यानी कि पहले ही वक्त से लग रहा होता कहीं ना कहीं उसके बहन का कुछ ना कुछ झोल है और सलीम की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस इन तीनों को, यानी कि शबाना, रेहान और विकास, इन तीनों को गिरफ्तार करती है और 22 जनवरी 2025 को गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज देती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, पुलिस जब मीडिया को यह बात बताती है और मीडिया के सामने जब पूरी कहानी आती है, तो पहले शक्तिवर्धक गोलियों की बात आती है और बाद में पता चलता है कि 20 साल छोटे प्रेमी से मिल करके और प्रेमी ने दोस्त के साथ मिल करके इस महिला के पति की निर्मम हत्या कर दी है। फिलहाल ये जेल में है और आगे कब तक जेल में रहेंगे सहज यह अंदाजा लगाया जा सकता है। इसने एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है और एक बेटा होता है, हालांकि बेटा पहले ही अपने मामा के साथ रह रहा होता है और वाकई उस व्यक्ति ने, सलीम ने, की हिम्मत दाद देनी पड़ेगी और तारीफ देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी ही बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भिजवाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना, सतर्क करना है। इस महिला को अपने ही पति से अगर अलग होना था तो अलग होने के बहुत ही सारे रास्ते होते हैं और इस तरीके का जो इसने कदम उठाया था यह बहुत ही भयानक है। शायद आगे की जिंदगी इनकी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। जब सलाखों के पीछे, जब अंधेरी काल कोठरी में गुजरेगी, शायद तब जाकर के उसको एहसास होगी तो उसने क्या आखिरकार अपराध किया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।